टू चार्जेस माइनस टू कैन क्यू आर लोकेटेड एट दी पॉइंट्स, दिए उन पॉइंट्स आपको, ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दी चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ। तो इसमें आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये आ गई पहली लाइन आपकी और ये आ गई दूसरी लाइन। ये आ गया ओरिजिन 0,0, ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट दिए हैं 4A तक जाना है आपको। सो ये ए आ गया, ये आ गया 2A, दिस इज़ 3A, दिस इज़ 4A। तो आ जाएगा A,0, बाई की वैल्यू तो 0 ही है ना, और ये आ जाएगा 2A,0, 2A,0, यहाँ लिख देता हूँ 3A,0, इसके लिए क्या आ जाएगा 3A,0, और इसके लिए आ जाएगा 4A,0। ये है। अब कुछ बोल रहा है आगे कि -2Q कहाँ प्रेजेंट है, -2Q ओरिजन पे है, यहाँ है -2Q ओरिजन पे। चलिए Q कहाँ है 4A,0 पे, यहाँ Q है। क्या बोल रहे हैं आप, बट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दी चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3A। अब यहाँ एक स्फीयर खींचो जिसका रेडियस 3A है, ठीक है, सेंटर इसका ही होगा, फिर ये आ गया। तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस बन जाएगी। और यहाँ मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक 3A है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो अब आप ये देख लो कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, दैट्स ऑल। ये तो क्लोज सरफेस आ गया, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, तो वो आपको दिख रहा है, शायद मुझे भी दिख रहा है ना। तो इसमें चार्ज एनक्लोज दिख ही रहा है, ये है -2Q, और इसके बाहर है ये दूसरा चार्ज जो है Q, ये देखो बाहर चला गया। तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्लोज्ड बॉडी के इनसाइड, क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो देखना है आपने, ठीक है। तो वो सरफेस इनसाइड चार्ज कितना है -2Q, तो बोलो फ्लक्स कितना आ जाएगा, गॉस थ्योरम लगा दो, -Q/ε0, लेकिन Q की जगह क्या है -2Q, दिस गॉसियन सरफेस, और यू कैन से दिस क्लोज सरफेस दैट इज स्फीयर इज एनक्लोजिंग हाउ मच चार्ज -2Q, -2Q/ε0। तो ये चार्ज नहीं आएगा कंट्रीब्यूशन में, रखें ध्यान, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं आएगा इसमें, ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वही लिखते हैं ना हम यहाँ पे। सो ये आंसर है इसका, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें 2A 3A का कोई इसमें वो नहीं है, मतलब वो डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। हाँ, ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R। ठीक है, एक रेडियस R का रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया रिंग, ठीक है, ये लेते हैं जैसे, ठीक है, इसका रेडियस R है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A sphere of equal radius R is constructed with its center at the periphery of the ring। मतलब ठीक है, जो एक स्फीयर यहाँ से गुजरेगा वो उसका जो सेंटर है वो उस रिंग के सर्कमफेरेंस पे आ रहा है, बोल रहा है। अच्छा, तो एक स्फीयर गुजारते हैं यहाँ से, ये देखो, ये देखो, ये स्फीयर गुजर गया, और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो जो है बेसिकली ये, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ से गुजार देते हैं,
चलिए बन गया। सो भाई ये देखो, ये आपका रिंग है, इसके ऊपर चार्ज कितना है चेक करना, क्यू, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, आर है, ठीक है। और इसकी पेरिफेरी पे ये सेंटर है इसका सफ़ियर का, ओ डैश, ये सफ़ियर है मान लो, और ये रिंग है। चार्ज की उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा, मान लो रिंग का रेडियस आर है ना, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो इसके हिस्से में आएगा, ये जो है बेसिकली ये सफ़ियर के इनसाइड रिंग के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इसके हिस्से में कितना आएगा, ये जो है ये क्योंकि सफ़ियर के अंदर रिंग का ये हिस्सा जा रहा है, देखो यही हिस्सा जा रहा है सफ़ियर का, या रिंग का, सॉरी रिंग का सफ़ियर के अंदर यही हिस्सा जा रहा है, ये सेंटर है सफ़ियर का। तो इतने से पोर्शन पे चार्ज पता करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल रिंग पे तो चार्ज क्यू है। तो सफ़ियर के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो रिंग कितने से पोर्शन की वजह से होगा, तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा देखिए ज़रा। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ तो मुझे बताओ सेंटर से यहाँ तक की ये क्या होगी, रेडियस हो गई जो आर दी हुई है ना जी, ये जो दी हुई है आर, ये जो दी हुई है आर, ठीक है। तो ये भी ए आर होगी। और दूसरा मैंने यहाँ से ये एक और लाइन खींच दी सपोज, ये वाली, तो ये भी आर ही होगी, ठीक है, ये, ठीक है जी। और यदि नीचे की तरफ भी कर दें ऐसे ही तो फिर एक और होगी, ये देखो ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, सारी रेडियसें बनेंगी, ठीक है। सो अब मुझे बता दो कि यहाँ पे ये एंगल कितना होने वाला है, ये वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये एंगल 60 है तो नीचे को भी 60, तो टोटल एंगल बन गया 120 डिग्री। और ये टोटल यदि हम कंप्लीट एंगल ले लें तो कंप्लीट एंगल 360 है ना, तो 360 डिग्री जब एंगल था तो चार्ज रिंग पे टोटल था वो कितना था, क्यू। तो 1 डिग्री के लिए हो गया क्यू पॉन 360 डिग्री। अब मेरे पास जो एंगल बना ये बना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के हिस्से में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं हम एंगल, तो 120 बना, तो 120 डिग्री के हिस्से में कितना चार्ज आएगा, क्यू पॉन 360 इंटू 120, तो इसका मतलब ये आ जाएगा क्यू बाई 3। तीसरा हिस्सा आएगा, ऐसे सोच लो 360 डिग्री टोटल है, 120 120 120 के 3 टुकड़े बन जाएंगे। तो यदि 360 डिग्री पे टोटल चार्ज जो रिंग पे क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 120 डिग्री के हिस्से में कितना आएगा, क्यू बाई 3। बस यही था क्वेश्चन, मतलब इस पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो होगा क्यू बाई 3, समझ गए। यदि क्यू बाई 3 चार्ज है तो मुझे बताओ फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा थ्रू स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड क्यू बाई 3 बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आने वाला है, तो आ जाएगा क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू है, ठीक है। क्यू मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है ये क्यू लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका कितना है, चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड दिस मच 4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर के ऊपर है भी, है ना, हेमिस्फीयर दिख रहा है, सेंटर पे रख दिया यहाँ पे। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस,
10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। सो मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाता हूँ, इसकी कैसी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। वो आपको पता ही है कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो लाइट बल्ब होता है, उसकी तरह चारों तरफ आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो छोड़ता है चारों तरफ, है ना। तो ये देखिए ऐसी होने वाली हैं, ये वाली चीज़, ये देखो ऐसे होने वाला है चारों तरफ। सो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नॉर्मल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सो ए पार्ट के लिए आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए ठीक है। सो ए पार्ट के लिए आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो, E.ds। अब ये लाइंस देखो इसको नॉर्मल डायरेक्शन में निकल रही हैं ना, बिकॉज ये सेंटर पे है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओगे कि यदि मैं इसको कवर कर दूं, तो वही सिमेट्री लगा लेते हैं। यदि मैं इसके ऊपर एक और आधा हेमिस्फीयर रख दूं तो क्या सिचुएशन होने वाली है। तो ये होने वाली है सिचुएशन, देखो ये तो मैं इलेक्ट्रिक लाइन दिखाई कैसे निकलेंगी। तो सिचुएशन ये होने वाली है, देखो यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ से कि यदि मैं इसको कवर करता हूँ तो आपको ऐसा दिखने वाला है, ये ऐसा, ये देखो ये होने वाला है। अब ये देखो ये चार्ज बिल्कुल इसके अंदर आ गया। यदि ये चार्ज इसके अंदर आ गया तो फिर सिमेट्री आ गई। सिमेट्री की वजह मतलब ये चार्ज जो है वो क्लोज्ड सरफेस से कवर हो गया। जैसा नीचे था आधा स्फीयर, आधा ऊपर रख दिया मैंने, तो बिल्कुल उसके सेंटर पे आ गया। अभी क्लोज सरफेस बन गया स्फीयर। तो फिर क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना निकलता है वो आपने पढ़ा है, गॉसियस बोलते हैं Q/ε0। तो ये पूरे स्फीयर से निकला। तो आधे स्फीयर रियल जो मेरा हेमिस्फीयर नीचे है, ऊपर वाला तो इमेजिनरी है। तो नीचे वाले के हिस्से में कितना आया, नीचे वाले के हिस्से में आ जाएगा फाई इज इक्वल टू इसका आधा Q/2ε0। समझ रहे बात, Q/2ε0 आ जाएगा। तो यही पूछा है पहले पार्ट में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, ठीक है। सो एक बार मैं उसको दोबारा लाता हूँ। सो यहाँ से चलो इसको निकाल देते हैं। सो यहाँ से ये ले लेते हैं। सो ये देखिए भी, ये बता रहा था मैं आपको कि ये ऐसे होने वाला है, ये इसके हिस्से में आधा ही आएगा, ठीक है। ये तो ये क्लोज्ड हो गया, इस कवर कर दिया इसको, हेमिस्फीयर और रख दिया ऊपर। तो इसका मतलब सरफेस क्लोज्ड हो गया, क्लोज सरफेस के इनसाइड आ गया ये, ठीक है। कौन था ये, Q। हाँ, तो फिर क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, Q/ε0, ठीक है। तो हेमिस्फीयर से कितना होगा, तो पूरे स्फीयर से होगा ये। तो आधे स्फीयर से कितना होगा बोलो, हेमिस्फीयर से चाहिए ना, मेरा रियल वाला हेमिस्फीयर तो नीचे है। तो हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स होगा वो टोटल का आधा, टोटल Q/ε0, तो Q/2ε0। सो Q की वैल्यू पुट कर दो, 4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10⁻⁶, और 2 इंटू ε0 की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये होने वाला है, ठीक है जी। तो यूनिट लिख देते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस मच फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। कोई पूछ ले फ्लैट सरफेस से कितना होगा, तो इसमें देखा आपने कि ये रेडियस वगैरह का कोई यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो फ्लैट सरफेस से कितना होगा दूसरा पार्ट,
देखो फ्लैट सरफेस पे तो मैंने बताया, जिस सरफेस पे चार्ज रखा होगा वहाँ इसकी इलेक्ट्रिक लाइन उस सरफेस के बिल्कुल उस सरफेस में ही होंगी, मतलब उस सरफेस में ही होंगी, इसका इलेक्ट्रिक उसी सरफेस पे होगी, है ना। तो एरिया वेक्टर इसमें बाहर की तरफ जाएगा, तो क्या एंगल बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर ही है, मतलब उस प्लेन के पैरेलल ही है, या उस प्लेन में ही ऐसे बोल दो। तो एरिया वेक्टर ऊपर को जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ एंगल बनेगा 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर होगी डी एस वैक्टर के। सो फ्लक्स आ जाएगा ई डी एस कॉस 90 प्लेन सरफेस से, एंड यू नो कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो ये प्लेन सरफेस जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी ज़ीरो। तो दूसरे का आंसर जीरो, पहले का आंसर ये आ गया, ठीक है। और जो प्लेन सरफेस है इसके ऊपर यदि आपने लाइंस देखनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कैसी दिखेंगी। देखो वो ये दिखने वाली हैं, ये वाली लाइंस हैं, देखो यहाँ पे ये ऐसे दिखेंगी। देखो ये बता रहा था मैं, चार्ज यहाँ रखा है, तो ये जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन होंगी, इस जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना ऊपर, ये लाइन ऐसे होंगी। तो एरिया वेक्टर ऊपर को जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंगल 90 बढ़ेगा। तो प्लेन सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो ई डी एस कॉस 90, नो फ्लक्स विल पास थ्रू दिस प्लेन सरफेस, फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा सिंपल सा है, चेक करें। ए चार्ज पार्टिकल क्यू ये है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द क्यूब ऑफ लेंथ एल। ठीक है, इस क्यूब का जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, ये भी एल ही होगा, ये भी एल ही होगा, ठीक है। चलिए अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल, मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस एल पे एक और चार्ज रख दिया ये, ठीक है। सेंटर ओ ऑफ द क्यूब ऑफ लेंथ एल, एक सेंटर पे रखा था और एक डिस्टेंस एल पे रख दिया, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस ए बी सी डी, इस फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ए बी सी डी से, ये वाला जो है ये। इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि भाई दो चार्ज हों, ये लॉजिक लगा के कर सकते हो सिंपल। दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो नल पॉइंट बिल्कुल इनके सेंटर पे होता है। नल पॉइंट का मतलब जहाँ इस सिस्टम की वजह से, सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ जीरो हो जाएगी, बिकॉज इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, इसका मैग्नीट्यूड ई होगा तो इसका भी ई होगा। तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, जीरो, ई नेट हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो वो पॉइंट होगा इस प्लेन के, यहाँ प्लेन के ऊपर। तो इस प्लेन के ऊपर इस सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, किसी भी पॉइंट पे जीरो ही होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो हो गई तो फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई जीरो है तो फ्लक्स जीरो। तो ये था यहाँ पे, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी इज जीरो, आंसर है इसका, ठीक है। सिंपल लॉजिक लगा दो, मतलब इस सिस्टम की वजह से जितने भी पॉइंट्स इस फेस पे होंगे ना क्यूब के ए बी सी डी पे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही होगी, समझ रहे बात मेरी आप। सो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा इसमें, आंसर ज़ीरो होगा। सो ये है बोलने का मतलब, ठीक है। जैसे किसी ने बोला जी यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, तो इस पॉइंट पे यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन चलेगी ऐसे, उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ, इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो यहाँ +1 रखो, वो इधर ही जाएगा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से। और इस चार्ज की वजह से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा ना, सेंट्रल फोर्स होता है भी कूलम्स फोर्स ना, इसी लाइन पे इधर को निकलेगा ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, फिर रिजल्टेंट ऊपर को जाएगा ऐसे, समझने बात मेरी, ये ठीक है। सो जो नेट आएगी वो क्या आएगी इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यदि ऐसे ही ऐसा कोर्स यहाँ पॉइंट होगा नीचे तो ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी, रिजल्टेंट भी ऐसे जाएगा। तो बोलने वाले जितने भी पॉइंट्स यहाँ होंगे उनके ऊपर इस सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट वो ज़ीरो आएगी, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ज़ीरो होना है, फाई इज टू ज़ीरो, ठीक है जी। सो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। हाँ
ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, ए हेमीस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेमीस्फीयर है, 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, ए बी सी, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ये बी आ गया, सी आ गया, इसको ए बोल रहे हैं, ठीक है। ये हेमीस्फेरिकल शेप की बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। सो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस ऑफ द फील्ड। तीनों केसों में आपने कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, कर्व्ड सरफेस से होगा हेमिस्फीयर का ना, ये वाला, वो बताना है। कर्व्ड सरफेस से पूछा है। ये फील्ड इज, पहले केस में देखो पैरेलल टू बेस है, बेस ही हो गया इसका ये, और दूसरे केस में फील्ड परपेंडिकुलर है बेस के, और तीसरे केस में जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू दी कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के ऊपर ही हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो 3 सिचुएशंस हैं। तो देखो भाई सिंपल पहले वाले केस में ये केस करेंगे ये वाला, तो इसमें देखो क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। सो नेट फ्लक्स कितना होना है यहाँ से, 0 होना है। जो इनकमिंग फ्लक्स होगा दैट विल बी आउट गोइंग फ्लक्स। तो इसमें कर्व्ड सरफेस से पूछा है ना, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस से नेट कितना होने वाला है, 0, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ एंटर करेगा उतना यहाँ से लीव कर जाएगा। जो इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पेनिट्रेट करेंगी उतनी यहाँ से लीव कर जाएंगी। सो जितना भी इनकमिंग फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। समझ रहे बात मेरी। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि जब दूसरे तरीके से ऐसे बोल दो कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस दैट इज हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल बॉडी इज 0, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रही है, तो नेट फ्लक्स 0 होना है। नेट फ्लक्स 0 होना है तो कर्व्ड सरफेस से भी 0 ही होगा। सिंपल लॉजिक बी। अब दूसरे केस में क्या होने वाला है देखो, यदि आपकी, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान लगाएं। यदि आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही हैं तो भाई यहाँ एंटर तो यहाँ से हुई होंगी ना, ये जो आपका प्लेन सरफेस है यहाँ से एंटर हुई होंगी ये लाइंस। तो मैंने क्या बताया था, इस सरफेस के अंदर भी कोई नेट फ्लक्स पूछेगा तो वो 0 ही होगा, बिकॉज कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है अंदर। तो गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है कि इफ सरफेस इज एनक्लोजिंग नो चार्ज मीन नो फ्लक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ से क्यू नेट चार्ज एनक्लोज तो 0 है, तो ये पूछ रहा है कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो भी कर्व सरफेस से उतना ही निकलेगा जितना प्लेन सरफेस पे एंटर हुआ। समझ रहे बात मेरी। तो प्लेन सरफेस पे कितना एंटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। तो फिर मैंने बताया था आपको कि यहाँ एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस पे वो बाहर की तरफ होगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट हो गई। तो प्लेन सरफेस से जो फ्लक्स होगा, ये जो आपका प्लेन सरफेस है ऊपर, ठीक है, ये कितना होगा बोलो। हाँ, ई डी एस कॉस कितना एंगल बनेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर को, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है 180 डिग्री। समझ रहे हैं बात मेरी। सो इसमें एरिया जो है वो हो जाएगा आपका, यदि रेडियस आर है तो, क्योंकि प्लेन सरफेस यहाँ सर्कुलर होता है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि रेडियस आर दी है इसने, मान लो इस सरफेस का रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है, तो फिर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा -1। तो दिस मच फ्लक्स विल एंटर -पाई आर स्क्वायर ई। ये होगा एंटरिंग फ्लक्स जो यहाँ एंटर हुआ, ठीक है। जो फ्लक्स यहाँ एंटर हुआ वो ये होगा प्लेन सरफेस से, तो उतना ही कर्व्ड सरफेस पे लीव कर गया, ठीक है। सो ये जो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है ना इसका, ये तो यहाँ हम फाई जो है ये आ गया, सर्कुलर है याद रखें। जो आपका ये सरफेस है ये बेसिकली प्लेन सरफेस तो है लेकिन ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। तो फाई फिर कर्व्ड से कितना होगा बताओ। जितना एंटर हुआ उतना लीव करेगा, तो कर्व्ड से कितना होगा, टोटल फ्लक्स तो 0 है, तो जितना एंटर किया उतना ही लीव करा, तो कर्व्ड से हो जाएगा कितना, इसी का प्लस पाई आर स्क्वायर ई। समझ रहे बात मेरी। तो ये होगा आपका दूसरे का आंसर कि कर्व्ड सरफेस से आ जाएगा +पाई आर स्क्वायर ई। फिर एक बात ध्यान रख लो कि एंटरिंग फ्लक्स जो जब इलेक्ट्रिक लाइंस पेनिट्रेट करती है ना किसी सरफेस को, तो वो फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है,
और जहाँ से लीव करेंगे, एंटर करें तो लीव भी करेंगी, 100 लाइन यदि एंटर होती हैं 100 लीव भी करेंगी। ठीक है, तो लीव कर्व्ड सरफेस को कर रही हैं, तो लीविंग क्या होता है, जहाँ लीव कर रही है पॉजिटिव आता है हमेशा। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब यहाँ पे भी वैसे ही था, जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें एंटर करेंगी उतनी लीव कर जाएंगी, नेट फ्लक्स फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि तीसरे केस में, दूसरे केस में ये आंसर है कर्व्ड सरफेस इतना होगा। तीसरे केस में देख लेते हैं भाई, तीसरे केस में क्या होने वाला है। तीसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के नॉर्मल है, तो कर्व्ड सरफेस के ही यदि नॉर्मल है तो बड़ा सिंपल है। कर्व्ड सरफेस के ही नॉर्मल है तो क्या है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के नॉर्मल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस हो जाएगा सी पार्ट, ये होने वाला है देखो इज इक्वल टू, हाँ तो ई डी एस कॉस थीटा। अब हर पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में आ गई। इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करिए, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है। तो हर पॉइंट पे जो एंगल ये और डी एस में वो 0 डिग्री है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा, ये सरफेस क्लोज्ड है तो फिर यहाँ यही बचेगा। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है यदि रेडियस आर है, 2πr²। So this is the answer, 2πr² into E. This much flux will leave this surface. That is कौन सा surface? Curved. फिर मैं बोल रहा हूँ लीव कर रहा है तो पॉजिटिव आता है, देखो पॉजिटिव आ गया, तो ये था इसमें। सो जैसे सिंपल सी बात हम कर रहे थे कि जैसे ये मान लो ये आपका हेमिस्फीयर है, ऐसे है मान लो। सो भी इसमें सिंपल है कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइन मान लो ऐसे एंटर हो रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है फील्ड, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ जो फ्लक्स एंटर होगा वो कितना होगा यदि रेडियस इसका आर है, वो मैंने बता दिया। एंटरिंग फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो यहाँ जो फ्लक्स एंटर होगा वो कितना होगा, हाँ प्लेन सर ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे, वो जो φ1 बोल दो, इसको φ2 यहाँ से लीव करेगा, इसको φ2 बोल दो, तो φ1 हो जाएगा क्या, हाँ सर्कल का ई डी एस, हाँ ई डी एस कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, एरिया वेक्टर इधर को 180, तो ये बन गया ई, और इसका रेडियस आ रहा है तो ये बन जाएगा πr², है ना, और ये आ जाएगा इधर -1। तो यही बोल रहा हूँ मैं बार बार कि आ जाएगा -e -πr², ये आने वाला है। ठीक है, तो जितना फ्लक्स यहाँ एंटर हुआ उतना यहाँ से लीव कर जाएगा, तो कर्व्ड से कितना आएगा फिर, तो φ2 हो जाएगा। नेट तो जीरो होना है क्योंकि अंदर चार्ज कोई एनक्लोज्ड है ही नहीं, तो φ2 कितना आएगा, इतना ही आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, πr²e। तो ये मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से भी बता दिया और यहाँ से भी बता दिया। ये इसको निकालना मुश्किल है, इसको निकालना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर पॉइंट पे देखो यहाँ यहाँ एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा यहाँ, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ तो एरिया वेक्टर होगा ऐसे ऐसे, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल ये हो गया। यहाँ यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना हो गया ये, है ना, ये आ गया टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हाँ यह एरिया वेक्टर ऐसे आ गया, टेंजेंट ये आ गया तो एरिया वेक्टर ये हो गया। तो हर एंगल पे थीटा बदल रहा है, हर पॉइंट पे थीटा बदल रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो फिर फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल है इस कर्व्ड सरफेस पे। तो फिर भी वो दूसरे लॉजिक से निकालेंगे कि जितना फ्लक्स एंटर हुआ है उतना यहाँ से लीव भी करेगा, क्योंकि अंदर चार्ज एनक्लोज भी जीरो है तो नेट फ्लक्स तो जीरो होना ही है। तो जितना एंटर करा, बिकॉज यहाँ प्लेन सरफेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे एंटर करा है वो निकालना ईजी है, तो मैंने समझा दिया, तो उतना ही लीव करेगा। तो लीव करेगा तो इसको देख के ये एंटर किया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लीव करेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी उतनी, तो रखे ध्यान।